जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, वरना सपने तो सभी देखते हैं दूसरों को बताने के लिए। नमस्कार साथियों, गेट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कल की क्लास में हमने चर्चा की थी राजस्थान के भौतिक प्रदेश, जिसमें राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया था, आधुनिक वर्गीकरण किसने किया था, राजस्थान के संदर्भ में थार के मरुस्थल की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था, विश्व की दृष्टि में थार के मरुस्थल की विशेषता क्या है, भारत के संदर्भ में थार के मरुस्थल की विशेषता क्या है। आज हम पढ़ेंगे थार के मरुस्थल का वर्गीकरण। तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। थार के मरुस्थल का वर्गीकरण। थार के मरुस्थल का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया था? जलवायु के आधार पर। किसके आधार पर किया गया था? जलवायु के आधार पर। जलवायु के आधार पर थार के मरुस्थल का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया था? 2 भागों में। जलवायु के आधार पर थार के मरुस्थल का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया। नंबर 1, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। और दूसरा भाग है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। थार के मरुस्थल का जलवायु के आधार पर 2 भागों में वर्गीकरण किया था। नंबर 1, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, और नंबर 2, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को हम किस नाम से जानते हैं? राठी प्रदेश के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? राठी प्रदेश के नाम से जानते हैं। और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को पांगड़ प्रदेश के नाम से जानते हैं। पांगड़ प्रदेश के नाम से जानते हैं। बात करें हम शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की, तो शुष्क प्रदेश में वर्षा कहाँ कितने सेंटीमीटर होती है? बात करें हम वर्षा की, तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में वर्षा 0 से 25 सेंटीमीटर। 0 से 25 सेंटीमीटर। और शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल 1 लाख वर्ग किलोमीटर है। 1 लाख वर्ग किलोमीटर है। बात करें हम अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की, तो इसमें वर्षा का कितना है स्तर? 25 से 50 सेंटीमीटर। 25 से 50 सेंटीमीटर। और इसका क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल कितना है? 75,000 वर्ग किलोमीटर। तो थार के मरुस्थल का वर्गीकरण जलवायु के आधार पर कितने भागों में किया था? 2 भागों में, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को हम किस नाम से जानते हैं? राठी प्रदेश के नाम से जानते हैं, जिसमें वर्षा वर्षा स्तर कितना है? 0 से 25 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल कितना है? 1 लाख वर्ग किलोमीटर। और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश जिसे हम किस नाम से जानते हैं? वागड़ प्रदेश के नाम से जानते हैं। वागड़ प्रदेश के नाम से जानते हैं, जिसका वर्षा का स्तर कितना है? 25 से 50 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल कितना है? 75,000 वर्ग किलोमीटर। अब हम बात करें शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया था और किस आधार पर बांटा गया था? तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को उच्चावच के आधार पर, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को उच्चावच के आधार पर 2 भागों में बांटा। आधार पर 2 भागों में बांटा। कौन कौन से? नंबर 1, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का कितना प्रतिशत है? 41.50%। और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश,
बालू का स्तूप है। युक्त प्रदेश, जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का कितना प्रतिशत है? 58.50%। अब हम बात करें अर्ध शुष्क प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है और किस आधार पर बांटा गया है? तो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को भौगोलिक संरचना के आधार पर, किस आधार पर है? भौगोलिक संरचना के आधार पर, भौगोलिक संरचना के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया है। 4 भाग कौन कौन से हैं? नंबर 1 गग्गर प्रदेश, नंबर 1 कौन सा है? गग्गर प्रदेश। नंबर 2 शेखावटी प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश। नंबर 3 नागौर उच्च भूमि या नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि। और नंबर 4 है लूणी बेसिन, नंबर 4 कौन सा है? लूणी बेसिन या गोडवाड़ प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश। तो इस प्रकार से राजस्थान के थार के मरुस्थल का क्या किया गया है? वर्गीकरण। जलवायु के आधार पर इसे कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन से? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को हम किस नाम से जानते हैं? राठी प्रदेश के नाम से जानते हैं, जिसका वर्षा जल स्तर कितना है? 0 से 25 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल कितना है? 1 लाख वर्ग किलोमीटर। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश जिसका जल स्तर कितना है या वर्षा स्तर कितना है? 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल कितना है? 75,000 वर्ग किलोमीटर। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को उच्चावच के आधार पर कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। कौन कौन से? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। भौगोलिक संरचना के आधार पर 4 भागों में बांटा है। गग्गर प्रदेश, शेखावटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और लूणी बेसिन या गोडवाड़ प्रदेश। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम बात करें वर्गीकरण का विस्तार से। सबसे पहले कौन सा भाग है? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। नंबर 1 शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। थार के मरुस्थल में शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश कौन सा होगा? तो कौन सा होगा? 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश कहलाता है। बात करें इसके विस्तार की, तो विस्तार है राजस्थान में विस्तार कहाँ, कौन कौन से जिलों में? तो कौन कौन से जिलों में? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, फड़ौदी, पश्चिमी जोधपुर और पश्चिमी चूरू। पश्चिमी जोधपुर और पश्चिमी चूरू। पश्चिमी
चूरू। तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश किसे कहते हैं? 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। जिसका विस्तार राजस्थान में कौन कौन से जिलों में? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, फलोदी, पश्चिमी जोधपुर और पश्चिमी चूरू। अब हम बात करें शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में। तो पहला भाग कौन सा है? पहला भाग कौन सा है? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश किसे कहते हैं? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का वह भाग जहां पर दौरे नहीं पाए जाते हैं। क्या नहीं पाए जाते हैं? दौरे नहीं पाए जाते हैं। तो क्या पाए जाते हैं? अवसादित चट्टाने या परतदार चट्टाने पाई जाती है। तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का वह भाग है, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का वह भाग वह भाग जहां दौरे नहीं पाए जाते। जहां दौरे नहीं पाए जाते हैं। परतदार चट्टाने पाई जाती है। परतदार या अवसादी चट्टाने पाई जाती है। अवसादी चट्टाने पाई जाती है। बात करें यह शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का कितना प्रतिशत है? 41.50% है। यह शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का 41.50% है। यह बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। हमादा, रेंग, लाठी सीरीज, मगरा, चांदन नलकूप, आकले, जीवाश्म पारक है। आकले, जीवाश्म पारक है। कुलधरा ग्राम है। कुलधरा ग्राम में आदि किसके बाग हैं? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के बागे हैं। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के बागे हैं। हमादा, रेग, लाठी सीरीज, मगरा, चांदन नलकूप, अंकले, जीवाश्म पार्क, कुलधरा ग्राम आदि किसके बाग हैं? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के बाग हैं। बात करें हम बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश का विस्तार, तो विस्तार कहाँ कहाँ है? जैसलमेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। तो थार के मरुस्थल में पहला भाग कौन सा था? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। जिस जो कहां से कहां तक है? या 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है।
कहलाता है। उसमें पहला भाग कौन सा है? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश किसे कहते हैं? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का वे भाग जहां पर क्या नहीं पाए जाते हैं? दौरे नहीं पाए जाते हैं, वहां पर औषधि चट्टाने या परतदार चट्टाने पाई जाती है। ये शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का कितना प्रतिशत है? 41.50% है। हमदा, रेग, लाटीसीरी, चंदन नलकुरु, मगरा, अंकल जीवाश्म पार्क, कुलदरा ग्राम आदि बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के क्या है? भाग है। बात करें बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश का विस्तार तो कहां पर है? जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम बात करते हैं इनके भाग के बारे में। सबसे पहले हम्मादा। हम्मादा क्या है? हम्मादा थार के मरुस्थल में या शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में जो पथरीला मरुस्थल है उसे क्या बोलते हैं? हम्मादा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम्मादा। पथरीला, पथरीला या चट्टानी मरुस्थल। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में पथरीला या चट्टानी मरुस्थल क्या कहलाता है? हम्मादा कहलाता है। इसका विस्तार है, हम्मादा का विस्तार है कहां तक है? जैसलमेर, फड़ौदी और बालोतरा। जैसलमेर, फड़ौदी और बालोतरा। तो हम्मादा किसे कहते हैं? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में जो पथरीला मरुस्थल है उसको क्या बोलते हैं? हम्मादा। जिसका विस्तार है जैसलमेर में पोखरण से, पोखरण जैसलमेर, फड़ौदी और बालोतरा तक है। अब आगे हम बात करें रेग। रेग क्या है? रेग, तो रेग क्या है? मिश्रित मरुस्थल। रेग किसे कहते हैं? मिश्रित मरुस्थल को। मिश्रित मरुस्थल क्या कहलाता है? रेग। जिसके अंदर रेत भी पाई जाती है और क्या पाए जाते हैं? पत्थर भी पाए जाते हैं। बलुई, रेत प्लस पथरीला मरुस्थल। पथरीला मरुस्थल है, दोनों साथ में हो उसको क्या बोलते हैं? मिश्रित मरुस्थल। और मिश्रित मरुस्थल को हम किस नाम से जानते हैं? रेग के नाम से। बात करें इसका विस्तार, विस्तार क्या है? हम्मादा के चारों ओर का क्षेत्र। हम्मादा के चारों ओर स्थित क्षेत्र। हम्मादा के चारों ओर स्थित क्षेत्र क्या कहलाता है? रेग कहलाता है। हम्मादा के चारों ओर का स्तर है, जैसे पोखरण है। पोखरण कहां पर पड़ता है? जैसलमेर में। पोखरण है, जैसलमेर, फड़ौदी और बाड़मेर। बाड़मेर में सॉरी, बालोतरा। बालोतरा। तो ये तो क्या है? हम्मादा। और हम्मादा के चारों ओर, चारों ओर ये यहाँ पर जो क्षेत्र होता है इसको क्या बोलते हैं? रेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेग बोलते हैं। हम्मादा के चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाता है? रेग। चारों ओर स्थित क्षेत्र जिसे हम किस नाम से जानते हैं? रेग के नाम से जानते हैं।
और रेग होता है क्या है, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में जो मिश्रित मरुस्थल है, बालुई रेतुले, बालुई रेते मृदा से बना मरुस्थल है और पथरीला मरुस्थल, उसको मिश्रित रूप में हम क्या बोलते हैं, रेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेग बोलते हैं। बात करें हम लाठी सीरीज की, लाठी सीरीज, लाठी सीरीज क्या है? लाठी सीरीज जैसलमेर में, लाठी सीरीज क्या है, जैसलमेर में पोखरण से लेकर, जैसलमेर में पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक जो 60 किलोमीटर लंबा सेवन घास का मैदान है, उसे हम क्या बोलते हैं, लाठी सीरीज, जो क्या है, एक भूगर्भीय जल पट्टी का क्या है, उदाहरण है। जैसलमेर में, जैसलमेर में पोखरण से लेकर, पोखरण से लेकर, पोखरण से मोहनगढ़ तक, मोहनगढ़ तक 60 किलोमीटर लंबा, 60 किलोमीटर लंबा सेवन घास का मैदान, सेवन घास का मैदान क्या कहलाता है, लाठी सीरीज, लाठी सीरीज कहलाता है, या इसे जल पट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जल पट्टी भी कहते हैं। अब लाठी सीरीज होती क्या है, लाठी सीरीज, लाठी सीरीज कुछ इस प्रकार से होती है भाई। ये देखो, मरुस्थल में है, मरुस्थल का भाग है जिसमें ऊपर की तरफ ये घास दिख रहा है जो उगा हुआ है, ये तो क्या है, सेवन घास, और जो ये अंदर अंदर ही चल रही है ना जल की पट्टी, इसको क्या बोलते हैं, लाठी सीरीज। ये कहां से लेकर कहां तक है, पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक लंबाई कितनी है, 60 किलोमीटर है। कितनी है, 60 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है, लाठी सीरीज की, 60 किलोमीटर। और इस भूगर्भीय, इसे भूगर्भीय जल पट्टी में ए धात्विक खनिज पाया जाता है। इसके नीचे ए धात्विक खनिज का क्या है, भंडार है। ए धात्विक के खनिज का क्या है, भंडार है। और ए धात्विक खनिज में भी कौन सा, रोके फोस्फेट, रोके फोस्फेट का क्या है, भंडार है। रॉक फोस्फेट का भंडार है। अब हम बात करें सेवन घास, सेवन घास क्या होता है, सेवन घास, सेवन घास को किस नाम से जानते हैं, मरु उद्यान के नाम से भी जानते हैं। सेवन घास को मरु उद्यान के नाम से जानते हैं, नखलिस्तान के नाम से जानते हैं, नकलिस्तान, या इसे एक और नाम से भी जानते हैं, ओएसिस, ओएसिस भी कहा जाता है, कहा जाता है। और इसे सेवन घास को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, सेवन घास को स्थानीय भाषा में, स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, लिलोण कहते हैं। क्या कहते हैं, लिलोण कहते हैं, लिलोणे कहते हैं। बात करें इसके वैज्ञानिक नाम के, सेवन घास का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो वैज्ञानिक नाम क्या है, लेसियूरस, लसीयूरस सिडिकस, लेसियूरस सिडिकस।
तो सेवन घास का वैज्ञानिक नाम क्या है? लस्सी यूरसे सिडिकस। इसमें निवास स्थल किनका है? सर्वाधिक निवास स्थल है, निवास कौन करते हैं? गोड्डावण पक्षी। सर्वाधिक कौन से पक्षी को निवास करते हैं? सर्वाधिक गोड्डावण पक्षी। इसलिए गोड्डावण पक्षी, इसलिए इन इसे घास के मैदान को किस नाम से जानते हैं? गोड्डावण की शरण स्थली के नाम से जानते हैं। गोड्डावण की शरण स्थली के नाम से जानते हैं। और राजस्थान या पश्चिमी राजस्थान का सबसे क्या है? ये लंबा घास है। क्या है? सबसे लंबा घास है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे लंबा घास। पश्चिमी राजस्थान का सबसे क्या है? लंबा घास है। तो सेवन घास को हम किस नाम से जानते हैं? मरु उद्यान के नाम से भी जानते हैं, उसके बाद में नकलिस्तान के नाम से भी जानते हैं, और इसे क्या कहा जाता है? ओएसिस कहा जाता है। इसे स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? लिलोन। क्या बोलते हैं? लिलो। जैसलमेर में लिलो उग्योड़ो है। कहीं उग्योड़ो है? लिलो उग्योड़ो है। स्थानीय भाषा में कहीं कह सका पा? लिलोन। वैज्ञानिक नाम लेसी यूरस सिडिकस। क्या नाम है? लेसी यूरस सिडिकस। निवास सर्वाधिक कौन से पक्षी रहते हैं इसके अंदर? गोड्डावण। कौन से? गोड्डावण। तो इसलिए क्या कहा जाता है? गोड्डावण की शरण स्थली कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे क्या है? ये लंबा घास है। पश्चिमी राजस्थान में इससे लंबा कोई घास है नहीं है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये तो राजस्थान की पहली जलपट्टी है। बात करें हम राजस्थान की दूसरी जलपट्टी की। राजस्थान की दूसरी जलपट्टी नोट लगा के लिख लेना। राजस्थान की दूसरी जलपट्टी। राजस्थान की दूसरी जलपट्टी कहां से कहां तक है? बायतू बालोतरा से। बायतू जो किस जिले में पड़ता है? बालोतरा जिले में। बायतू बालोतरा से सांचोरे जालोर तक। कहां से कहां तक है? बायतू बालोतरा से लेकर सांचोरे जालोर तक। अब इसके बाद में हम बात करें मगरा क्या होता है। मगरा। मगरा क्या होता है? एक प्रकार की अवशिष्ट पहाड़ियां होती है। क्या होती है? एक प्रकार की अवशिष्ट पहाड़ियां होती है। अवशिष्ट का मतलब होता है टूटी फूटी पहाड़ियां। कहां से कहां तक है? पोखरण से लेकर पोखरण जो किस जिले में पड़ता है? जैसलमेर जिले में। पोखरण से लेकर बालोतरा तक। पोखरण से बालोतरा के मध्य स्थित मध्य स्थित अवशिष्ट पहाड़ियां। अवशिष्ट पहाड़ियां क्या कहलाती है? मंगरा कहलाती है या मगरा कहलाती है। अवशिष्ट पहाड़ियां क्या कहलाती है? मगरा कहलाती है। और उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित, उत्तर पश्चिम में स्थित अवशिष्ट पहाड़ियां। अवशिष्ट पहाड़ियां क्या कहलाती है? मगरा कहलाती है।
पोखरण से लेकर बालोतरा के बीच में जो टूटी फूटी पहाड़ियां हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं? मगरा के नाम से जानते हैं। और उदयपुर के उत्तर पश्चिम में भी जो टूटी फूटी पहाड़ियां हैं उनको किस नाम से जानते हैं? मगरा के नाम से जानते हैं। इसके बाद में हम बात करें चंदन नलकूप की। चंदने नलकूप, चंदने नलकूप है। चंदन नलकूप है जैसलमेर है। जैसलमेर के चंदन गांव में स्थित एक नलकूप है जहां से आसपास के क्षेत्रों में क्या किया जाता है? जलापूर्ति की जाती है। जैसलमेर के चंदन नामक स्थान पर है। पर नलकूप है जहां से आसपास के क्षेत्र में आसपास के क्षेत्र में जलापूर्ति की जाती है। आसपास के क्षेत्र में क्या की जाती है? जलापूर्ति की जाती है, जल की आपूर्ति की जाती है। और इसी कारण इसे एक नाम से जानते हैं। कौन सा नाम है? थार का गढ़ा। चंदन नलकूप को किस नाम से जानते हैं? थार का गढ़ा। किस नाम से जानते हैं? थार का गढ़ा। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। बात करें ये किसका उदाहरण है? चंदन नलकूप है किसका उदाहरण है? तो भूगर्भीय जल पट्टी का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? भूगर्भीय जल पट्टी का उदाहरण है। जैसलमेर के चंदन नामक स्थान पर एक ऐसा नलकूप था जिससे वहां से आसपास के क्षेत्रों में क्या होती थी? जल की आपूर्ति होती थी। इसलिए इसे किस नाम से जानते हैं? थार का गढ़ा के नाम से जानते हैं। और ये भूगर्भीय जल पट्टी का क्या है? उदाहरण है। इसके बाद में हम बात करें आकिल अकले वुड फोसिसे पार्क। आगे हम किसकी बात करेंगे? अकले वुड फोसिसे पार्क है। अकल वुड फोसिसे पार्क। जैसलमेर के अंदर जैसलमेर में जैसलमेर के आकल गांव में जैसलमेर के आकल गांव में राष्ट्रीय मरु उद्यान है। राष्ट्रीय मरु उद्यान में जीवाश्म पार्क राष्ट्रीय उद्यान में स्थित जीवाश्म पार्क स्थित जीवाश्म पार्क है जहां से जहां से जुरासिक काल किस काल की? जुरासिक काल की प्राकृतिक रूप में क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। प्राकृतिक रूप में अवशेष मिले। जैसलमेर के अंदर एक स्थान पड़ता है आकल गांव जहां पर कौन सा उद्यान है? राष्ट्रीय मरु उद्यान। उसमें स्थित है कौन सा? जीवाश्म पार्क। कौन सा? जीवाश्म पार्क जहां से जुरासिक कालीन क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। अकल वुड फोसिस पार्क को एक और नाम से भी जानते हैं, नेशनल नेशनल फोसिस पार्क। किस नाम से जानते हैं? नेशनल फोसिस पार्क।
अब देखो एक नाम आया है राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान है, तो राष्ट्रीय मरु उद्यान कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहां पर स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। कहां पर स्थित है? जैसलमेर में। राष्ट्रीय मरु उद्यान है कहां पर स्थित है? जैसलमेर में। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1981 में। स्थापना कब की गई थी? 1981 में। और यहाँ का कौन सा पक्षी फेमस है? तो प्रसिद्ध क्या है? गोडावण। राष्ट्रीय मरु उद्यान का कौन सा पक्षी फेमस है? तो कौन सा पक्षी फेमस है? गोडावण। ये राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य है, अभ्यारण्य है। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान कहां पर स्थित है? जैसलमेर में। जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 में। यहाँ का प्रसिद्ध क्या है? प्रसिद्ध कौन सा पक्षी है? गोडावण पक्षी। कौन सा पक्षी? गोडावण पक्षी। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा क्या है? वन्य जीव अभ्यारण्य है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बात करें हम बालू का स्तूप की। बालू का स्तूप क्या होते हैं? बालू का स्तूप, बालू का स्तूप। थार के मरुस्थल में जो बालू के रेत से लहरा आकृतियां बनती है उनको क्या बोलते हैं? बालू का स्तूप है। लेयर के रूप में आकृति बनती है उनको क्या बोलते हैं? बालू का स्तूप। देखो इस प्रकार से, देखो लहर के रूप में जो आकृतियां बनती है ना, ये देखो लहर के रूप में आकृतियां बन रही है भाई, इनको हम क्या बोलते हैं? बालू का स्तूप। और स्थानीय भाषा में इसे क्या बोलते हैं? दोरे। बालू का स्तूप है। थार के मरुस्थल में बालू के रेत से, थार के मरुस्थल में बालू के रेत से बनी लहराकृतियां, लहरा करती क्या कहलाती है? बालू का स्तूप है कहलाती है। जो लेयर के रूप में आकृति बन रही है इसी को हम क्या बोलते हैं? बालू का स्तूप। और इसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? दोरे। क्या कहते हैं? दोरे। और इनके बीच में मार्ग, इन बालू के स्तूपों के बीच में जो मार्ग होता है उसको क्या बोलते हैं? कारवा। क्या बोलते हैं? कारवा या गासी। जहां से ऊंट के समूह चलते हैं। क्या चलते हैं? ऊंट के समूह, ऊंट के समूह चलते हैं। ये देखो आपको आकृति में नजर आ रही है लेहर के आकृति, जो लेहर के आकृति इसको हम क्या बोलते हैं? बालू का स्तूप या दोरे बोलते हैं। और इनके बीच में जो मार्ग है और मार्ग को क्या बोलते हैं? कारवा या गासी। जहां से क्या चलते हैं? देखो आपको तस्वीर में नजर आ रहे हैं क्या चल रहे हैं? ऊंट के समूह चल रहे हैं। अब हम बात करें, एक है दरियन। दरियन क्या होता है? एक तो होता है दोरा, एक क्या होता है? दरियन।
लहराकृति बालू का स्तूप तो क्या कहलाते हैं? दोहरे। और स्थानांतरित जो बालू का स्तूप होते हैं उनको क्या बोलते हैं? दरियन। क्या बोलते हैं? दरियन। स्थानांतरित या स्थानांतरित या गतिशील गतिशील बालू रेत से बनी आकृति, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं गतिशील बालू के स्तूपों को हम क्या बोलते हैं? गतिशील बालू का स्तूपों को क्या बोलते हैं? दरियन। क्या बोलते हैं? दरियन। राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप कहां पर है? राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप तो कौन से जिले में है? राजस्थान में सर्वाधिक बालू के स्तूप कौन से जिले में बनते हैं? सर्वाधिक बालू का स्तूप है कौन से जिले में बनते हैं? जैसलमेर में। कौन से जिले में? जैसलमेर में। लेकिन क्वेश्चन आ जाए राजस्थान में सभी प्रकार के बालू का स्तूप, राजस्थान में सभी प्रकार के बालू का स्तूप तो कौन सा हो जाएगा जिला? जोधपुर। कौन सा हो जाएगा? जोधपुर। जोधपुर। राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप कहां पर बनते हैं? सर्वाधिक दोहरे कहां पर बनते हैं? जैसलमेर में। लेकिन राजस्थान में सभी प्रकार के बालू के स्तूप कहां पर बनते हैं? जोधपुर में। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। तो इस प्रकार से बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश का वर्गीकरण या विशेषता है। अब हम बात करें बालू का स्तूप युक्त प्रदेश की। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश किसे कहते हैं? अब देखो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश किसे कहते हैं? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का वे भाग जहां पर क्या नहीं पाए जाते हैं? दोहरे नहीं पाए जाते हैं। तो यहां पर क्या पाएंगे भाई? दोहरे पाएंगे। बालू का स्तूप शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का वे भाग जहां पर क्या पाए जाते हैं? दोहरे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? दोहरे पाए जाते हैं। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का वह भाग जहां क्या पाए जाते हैं? दोहरे पाए जाते हैं। दोहरे पाए जाते हैं। क्या कहलाता है? बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। बात करें इनकी विशेषता की, या ये शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का कितना प्रतिशत है? तो ये शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का ये शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का 58.50% है। 58.50% है। और इसकी विशेषता क्या क्या है? इर्ग। बात करें हम विशेषता की तो क्या क्या है? इर्ग, बालू का स्तूप और खड़ीन। बालू का स्तूप और खड़ीन।
बालू का स्तूप है, मुक्त प्रदेश की विशेषता क्या है? एर्ग है, बालू का स्तूप और है खड़ीन। एर्ग क्या होता है? साराई मरुस्थल, संपूर्ण मरुस्थल को क्या बोलते हैं? एर्ग बोलते हैं। और बालू का स्तूप, बालू का स्तूप तो आपको बता ही दिया है, जो दोहरे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? बालू का स्तूप। खड़ीन, खड़ीन क्या होती है? मरुस्थल के अंदर है, जल संरक्षण करने की एक क्या है? तकनीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? खड़ीन बोलते हैं। आशा करता हूं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।